क्या कर रहे थे हम? अरे बोता हो, चलो पता नहीं क्या किया हमने। ट्रांस हिमालय कर रहे थे और ट्रांस हिमालय के अंदर हमने 3 श्रेणियां की। काराकोरम श्रेणी, उसके बाद हमने किया लद्दाख और उसके बाद जास्कर। फिर उस श्रेणियों में हमने पहली श्रेणी यानी रेंज की बात की जिसको काराकोरम या कृष्णगिरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसमें हमने हिमनद किए, ग्लेशियर्स किए और बस इतना ही किया होगा शायद। अब यहां ध्यान देना, आपके सामने एक मैप है। ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो श्रेणी है वो श्रेणी काराकोरम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका ये वाला पार्ट अगर विस्तार देखें तो यहां पर पामीर नोड है, एक अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है, एक पाकिस्तान की तरफ, एक भारत की तरफ ही है, एक इधर चला जाता है और एक मिडिल एशिया की तरफ यानी एक चाइना की तरफ यानी तिब्बत की तरफ वाले पार्ट में निकल जाता है यहां से। तो इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हमारे भारत में बात किया जाए तो इसका नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसमें हमने देखा कि इसमें ऊंची चोटियां देखी, तो याद होंगी ऊंची चोटियां। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। K2 की हाइट कितनी थी? 8,611 मीटर थी। उसके बाद दूसरी चोटी हमने कौन सी की? हिडन पीक, जिसकी हमने ऊंचाई 8,068 मीटर। उसके बाद तीसरे पर क्या किया? ग्रोसेर ब्रूम। अब ग्रोसेर ब्रूम फर्स्ट और सेकंड, लेकिन हमें इतना ही याद रखना है इसकी हाइट हमने कितनी की? 8,068 इतनी है। उसके बाद चौथी हमने कौन सी की थी? ब्रॉड पिक की। अब यहां तक तो सभी याद कर लेते हैं। इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछ लिया जाता है, तो कल हमने इसका क्रम कर लिया था। उसके बाद हमने 3 घाटियां की। कौन सी? नुब्रा घाटी, उसके बाद सिगार और सिगार। उसके बाद हमने क्या कौन सा किया? हुंजा वैली। इन 3 के अंदर हमने क्या किया कि हिमनद किए। क्या था इसके अंदर? कौन सा था नुब्रा के अंदर? सियाचिन। इसके अंदर 2 थे, ब्याफो और, ठीक है। उसके बाद हुंजा में भी 2 थे, क्या नाम था? तो यहां तक बात कर ली। अब यहां पर अगर देखें तो इस मैप में देखो इन चोटियों को दिख रहा है, पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा, आगे वालों को नहीं दिख रहा। यहां पर इस तरह से निशान लगाकर क्या दिया हुआ है? चोटियां दी गई है। तो हम इसका पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम करते हैं। तो हेडिंग डाल के लिखना, ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद को पूर्व की ओर कर्मागत। अब पूर्व की ओर कर्मागत करना है तो हमें कहां से चलना पड़ेगा? पश्चिम से पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। तो इंग्लिश वाले लिखना, कर्मागत का मतलब क्रम से लगाना। इंग्लिश वाले लिखना, फॉलो द मेजर ग्लेशियर ऑफ द ट्रांस हिमालय टूवर्ड द ईस्ट। फॉलो द मेजर ग्लेशियर ऑफ द ट्रांस हिमालय टूवर्ड द ईस्ट। तो सबसे पहला इसमें लिखो, पहला ग्लेशियर बातूरा
पहला ग्लेशियर बातूरा, उसके बाद डैश करके आगे लिखना हिस्पार। पहला बातूरा ग्लेशियर या बातूरा हिमनद, उसके बाद हिस्पार, क्या लिखूं, उतने लिखो, अच्छा, बातूरा के बाद हिस्पार के बाद व्यापो। अरे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप इधर उधर मत बोलिए। पहला जो यानी पश्चिम में सबसे पश्चिम के अंदर है वो है बातूरा, उसके बाद पूर्व की तरफ चलेंगे फिर आएगा हिस्पार के बाद आएगा व्यापो के बाद आएगा बाल्टेरा, और बाल्टेरा के बाद आएगा सियाचिन। तो ये है ग्लेशियर्स का क्रम। हाँ, इसका कोई हाइट नहीं है ग्लेशियर्स की। वैसे अगर देखा जाए तो वैसे तो हाइट होती है, लेकिन इसकी कभी पीक की बात नहीं करते, इसकी चौड़ाई पर बात करते हैं, लंबाई पर बात करते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर की कितनी है 72, तो इस हिसाब से मैंने बात करवा दी। ये वो पर्सन होगा जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत कम लोगों को आएगा, एटलस में भी नहीं मिलता, और आप बहुत सारी किताबें छानोगे तो भी ये नहीं मिलता। तो बहुत सारी जगह से डाटा कलेक्ट करके मैंने आपको इसका क्रम बताया है। अब हेडिंग डालना लद्दाख श्रेणी। अब एटलस में देखना, पहले ये वाली जो श्रेणी हमने कर ली थी, ये कौन सी की थी हमने, काराकोरम। और काराकोरम के नीचे ये वाली जो श्रेणी जो ब्लू से मैं कर रहा हूं, ये वाली श्रेणी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। इंडिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब ये चाइना के अंदर प्रवेश करती है, तिब्बत के अंदर प्रवेश करती है, तो इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है एक ही रेंज। तो ये काराकोरम के क्या है, दक्षिण में स्थित है। काराकोरम के किस में स्थित है, दक्षिण में। इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, लद्दाख। तो इसके बारे में लिखो, 2-3 लाइनें लिखो। पहली, काराकोरम के दक्षिण में, साउथ में है ये। दूसरा, इस श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। तीसरी स्टेटमेंट लिखना, तिब्बत में इस श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील। तिब्बत में इस श्रेणी के यानी यहां पर दक्षिण में जो एक झील है वो मानसरोवर झील, और राकापोसी, अगली लाइन में लिखना राकापोसी शिखर, जिसकी हाइट है 7,788 मीटर। राकापोसी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीव्र ढाल वाली, यानी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली खड़ी अगर चोटी की बात करें तो वो कौन सी है,
राकापोशी है, जो किस पर्वत श्रेणी में है? लद्दाख में। और किस श्रृंखला में है? हिमालय के अंदर है। कौन से हिमालय के अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर है। तो इंग्लिश वाले लिख लेना, राकापोशी पीक इन द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज एंड स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब अपनी एटलस निकालो और एटलस में निकालो एटलस निकालो। हाँ, लेकिन ये विवादित है। ट्रांस हिमालय, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रांस हिमालय में जितनी भी चोटियां हैं वो भारत में स्थित जरूर हैं, लेकिन विवादित क्षेत्रों में है। क्योंकि यहां पर इधर की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट पीओके का आ जाएगा, और इधर वाले पार्ट की बात करें तो ये किस में आ जाएगा? सिया यानी एक्साइज चीन का पार्ट है। तो विवादित है भारत में, लेकिन विवादित है। मैडम कल ही बताया था, इंडेक्स में जाओ, इंडिया का फिजिकल मैप निकालो, और फिजिकल मैप में आप दो चीजें ढूंढो, मिल जाएंगी। एक तो लद्दाख श्रेणी देखो, आराम से मिल जाएगी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में विस्तार देखो तो कैलाश पर्वत श्रेणी, मैंने कहा भारत का फिजिकल मैप निकालना है, स्टेट्स का नहीं निकालना। मैडम आप भारत का फिजिकल मैप निकालो, ये स्टेट का है। जो मैं दिखा रहा हूं इसमें आपको फिर मानसरोवर झील नहीं दिखेगी, वो मेरे को ही पता है, इसमें ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। हमें मानसरोवर झील देखनी है। मिला फिजिकल, देखो ब्लू कलर का नहीं दिया हुआ, लगभग ये बड़ी चीज है। और यहां पर ये मानसरोवर झील है, और उसके बाद यहां पर एक चोटी देखो जिसमें राकापोशी लिखा होगा। राकापोशी नहीं है तो अभी इसको स्टेट वाले में देखो, स्टेट्स का मैप देखो। स्टेट्स के मैप में जम्मू कश्मीर का जो मैप है उसमें देखो, मैडम गलत देख रहे हो वहां, इसमें देखो लद्दाख में राकापोशी या राकापोशी मिला। चलो नहीं मिला तो देख लेना, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। यानी ये हमें याद रखना है ये कौन सी श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में। और इस चोटी की खास बात यह है कि इसका जो ढाल है वो क्या है? तीव्र है। यानी सबसे खड़े ढाल वाली, सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है विश्व में वो यही है। इस मैप में तो है। ये देखो, ये है ना ये। चलो अब लिखो जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में लिखना ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम या दक्षिण श्रेणी। अब यहां से दो प्रश्न बनेगा, सुनना। हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी शिवालिक, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम। तो ट्रांस को पढ़ना है, जल्दबाजी में दक्षिणतम देखते ही गलत नहीं करना है, क्योंकि देखो सिर्फ ट्रांस हिमालय और हिमालय होते ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यानी आंसर चेंज हो जाए। ऑप्शन हो सकता है सेम हो, लेकिन जैसे देखो प्रश्न आया ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी ट्रांस, ऑप्शन सी महान, ऑप्शन मान लो कि एक दे दिया जाए, ये क्या जास्कर। तो हम वहां जल्दी में गलती ना करें।
ट्रांस हिमालय के पूछेगा तो क्या आएगा, जास्कर। हिमालय की पूछेगा तो हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी ट्रांस। अब ट्रांस पर कई बार विवाद हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जब हिमालय का वर्गीकरण किया तो इसे यह माना कि ये हिमालय से पहले की है, इसलिए हिमालय को इसका पार्ट नहीं मानते, लेकिन कुछ किताबें इसका पार्ट मानती है। और महान हिमालय, फिर लघु, और अगर पूछा जाए ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है तो काराकोरम आ जाएगी। बात समझ में आ गई? उस हिसाब से ग्रेट होगा, लेकिन ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा। अगर ट्रांस हिमालय ऑप्शन में दिया गया है तो आपको क्या करना है, ट्रांस हिमालय करना पड़ेगा। अब अगर उसने ऐसे दे दिया महान हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, उसके बाद बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, अब क्या हो जाए, महान हिमालय होगा। हाँ, क्योंकि बाह्य हिमालय और शिवालिक एक ही नाम है। शिवालिक को क्या कहा जाता है, आउटर हिमालय भी कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। अब जास्कर में लिखो, ये लिख लिया सबसे दक्षिण में। दूसरा, जास्कर व लद्दाख श्रेणी के मध्य, लिख लो, फिर इसको देखते हैं। जास्कर व लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु घाटी, इंडस वैली स्थित है। सिंधु घाटी यानी इंडस वैली स्थित है। नोट डाल के एक बात लिखना, नोट डाल के इंपॉर्टेंट बात है। मैडम लिख नहीं रहे आप, लिख लिया, नोट आ गया। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर 5200 मीटर का गहरा खड्ड, हिंदी में खड्ड बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, गॉर्ज, और यही आगे क्या बनेगी, कैनियन बनेगी। विश्व का सबसे गहरा कैनियन कौन बनाती है, नहीं, कोलोराडो नदी बनाती है। ठीक है, करेंगे बात। तो खड्ड को इंग्लिश में गॉर्ज कहते हैं, बताऊंगा, जिस दिन बताया था उस दिन आए नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बताते। गॉर्ज या खड्ड का निर्माण करती है और यह भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है। लिख लो, यह भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, समझ लो इसको। वही बता रहा हूं, उस दिन बताया था मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। हाँ जी, यहां कोई बताएगा, किसी को याद है गॉर्ज या खड्ड के बारे में, कोई भी, कोई भी नहीं। गॉर्ज कोई वी से वैली की जरूरत नहीं है, ठीक है, सुन लेना। नदी ये अपने उद्गम से, और नदी जब महासागर में या सागर में मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है,
मुहाना कहा जाता है। और नदी का ये वाला क्षेत्र उसका क्या कहलाता है? बहाव क्षेत्र, अपवाह। इसको नदी द्रोणी कहा जाता है, मुख्य नदी की द्रोणी जिस कोर्स में। तो जहां ये बहती है ये क्या करेगी? ढाल का अनुसरण करेगी। जब ढाल का अनुसरण कर रही है तो ये देखो इस पर बहेगी बहेगी, जिसको पेटा बोलते हैं, इसको ये क्या करेगी? काटेगी। और काटेगी धीरे 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 धीरे, इसको क्या करेगी? गहरा करेगी कि नहीं करेगी? और गहरा करते नीचे बैठती जाएगी। तो बहुत हजारों सालों में वो नदी क्या करेगी? उस पर्वत को काट देगी। तो उस पर्वत के बीच में ये वाला भाग अगर हम पर्वत माने तो ये धीरे 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 यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जब वो नदी बह रही है तो एक खड्डे का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? खड्डे का। उस खड्डे को क्या बोला जाता है? गोर्ज। जब वो खड्डा और ज्यादा गहरा हो जाएगा और थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा तो वो किसका रूप ले लेगा? कैनियन का रूप ले लेगा। तो सिंधु नदी ने क्या किया कि यहां से प्रवेश किया लद्दाख और जास्कर के बीच, और ये क्या करती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है। कौन सी जगह पर? बुंजी नामक स्थान पर। और बुंजी नामक स्थान पर काटकर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो जब ये यहां ढाल में आएगी तो इसको ये क्या करेगी? गहरा करेगी कि नहीं करेगी? ये कोई उठा हुआ भाग है। अब नदी यहां से बहना प्रारंभ करेगी। बहना प्रारंभ किया तो जब नदी बहेगी तो ये क्या उसको क्या करेगी? काटेगी कि नहीं काटेगी? भाई नदी इसके ऊपर बह रही है, यहां से करेगी तो ये देखो धीरे धीरे दरार इस दरार में बढ़ेगी तो इसको साइडों से और काटते हुए क्या बैठेगी? नीचे की तरफ जाएगी। तो ये जो इसका पहले बहाव क्षेत्र था ये कटकर कहां जाएगा? यहां आ गया। तो इसके इस साइड भी पर्वत होगा और उसके उस साइड भी क्या होगा? पर्वत होगा। दो पर्वतों के बीच में क्योंकि गई तो इसके ये वाले किनारे क्या होंगे? पार्श्व होंगे। तो इसको जब इस खड्डे को जब ऊपर से देखोगे खाई टाइप में तो वो क्या मिलेगी? गोर्ज होगी। अब ये लद्दाख पर्वत श्रेणी थी मान लो, सिंधु नदी गई और यहां पर इसको ढाल मिला। जैसे ही नदी को ढाल मिलेगा तो नदी अपनी युवा अवस्था को प्राप्त करेगी, जिसको नमोनेशन बोलते हैं, पुनर्यौवन बोलते हैं। तो जैसे ही इस ढाल को प्राप्त होगा तो नदी का वेग घटेगा या बढ़ेगा? तो जब नदी का वेग बढ़ा, स्पीड बढ़ी, तो काटने की क्षमता काटना उसका क्या होगा? बढ़ेगा। और काटना जब बढ़ेगा तो निक्षेपण कम होगा। जब नदी के वेग में गति बढ़ जाएगी तो वो अपने साथ चीजों को ज्यादा बहाकर ले जाएगी या कम बहाकर लेगी? तो यहां पर निक्षेपण नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा। तो अब जब यहां से ले गई तो जिसको ढाल मिला तो इसको काटेगी। तो जब काटेगी इस चट्टान को तो वो क्या होगा? कि गहरा होगा कि नहीं होगा? और जब वो गहरा हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। और अधिक गहरा और चौड़ा हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? कैनियन। इसलिए कई किताबें इसको कैनियन भी लिख देती है। तो लद्दाख श्रेणी को, ये मान लो लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी कहां पर काटती है? तो बुंजी नामक स्थान। कौन से स्थान पर? बुंजी नामक। और यह दो पर्वतों के बीच में बहती है। किसके? लद्दाख और जास्कर के। और यहां से यह दक्षिण की तरफ मुड़कर कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो बात समझ में आ गई। तो भारत का सबसे गहरा खड्ड या गोर्ज कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। क्या नाम है? बुंजी नामक स्थान है, इसको बोला जाता है सिंधु गोर्ज, इंडस गोर्ज नाम से जाना जाता है। अब हेडिंग डालो, लद्दाख
पठार, लद्दाख प्लेटू, लद्दाख पठार, लद्दाख प्लेटू लिखना है। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार, इनर माउंटेन प्लेटू, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनर माउंटेन प्लेटू। क्या होगा? हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सुखवीर जी बताओगे? नहीं। क्रांति जी? नहीं। आगे सर नाम? विशाल? ठीक है। हाँ सचिन? अंतः पर्वतीय पठार, तो आपका नाम सचिन नहीं है। पूछने को मैं सीधा पूछ लेता ना कि भाई शैलजा जी बता दीजिए। ये बात मैंने बताई थी, अगर याद होगी, इसीलिए क्योंकि मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि ये पढ़ाई हुई बात है और क्लास में आप लोगों ने भूला। मैंने तिब्बत का पठार करवाया था, याद होगा? याद है किसी को? तिब्बत का पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। दो पर्वतों के बीच जो पठारी क्षेत्र होता है, जब मैं कोबर का सिद्धांत करवा रहा था, कुनलुन शान और हिमालय के बीच जो पठारी क्षेत्र है, जो मिडिल मास है, जो मध्य पिंड है, उसको क्या कहा जाता है? अंतः पर्वतीय पठार। और विश्व में ऐसे बहुत से पठार हैं। आप लोगों के लिए आईएएस में आया हुआ प्रश्न घर पर ढूंढना, अनातोलिया का पठार किन दो पर्वतों के बीच है? ढूंढना। ये मैं बता दूंगा, मेरे को तो पता है कहाँ है ये, लेकिन आप लोगों के लिए टास्क है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। अनातोलिया प्लेटू, अनातोलिया का पठार जो इनर माउंटेन प्लेटू है, अंतः पर्वतीय पठार है, वो कौन सी दो पर्वत श्रेणियों या श्रृंखला के बीच या कौन से दो पर्वतों के बीच स्थित है? तो अनातोलिया ढूंढना, नहीं तो कल आंसर मैं आपको बताऊंगा। और कोशिश करना ढूंढने की, क्योंकि जब ढूंढोगे तो एटलस देखोगे, गूगल की सहायता कोई नहीं लेगा। गूगल पर लेना है तो मेरे से पूछ लेना, बाहर निकलते मैं बता दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, जो बात कह रहा हूं वो बात मानो तो वो याद रहेगा, और नहीं मानोगे तो नींद आएगी, झपकी आएंगी। ठीक है? तो ये क्या है? जो लद्दाख का पठार है, ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच है। कौन सी? काराकोरम और लद्दाख। आपको लगता है ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेगा तो बड़ा ही खतरनाक बनेगा। लद्दाख पठार स्थित है लद्दाख और जास्कर के मध्य, लद्दाख और कृष्णगिरी के मध्य, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य, कृष्णगिरी यानी काराकोरम के मध्य। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो यह जो लद्दाख का पठार है, यह अंतः पर्वतीय पठार है। यह काराकोरम और लद्दाख के बीच पठारी क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई लिखो, इसकी ऊंचाई यानी लद्दाख के पठार की ऊंचाई 4800 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया। 4800 मीटर। क्या सही है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, वो ऊंचा नहीं होना चाहिए? शाबाश, वो विश्व का, वो भारत में नहीं है। ये कहाँ है? भारत में। और तिब्बत को सुनकर हमारा क्या दिमाग कहाँ जाता है?
कि जी भारत होगा तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार लोग घूमने जाते हैं, लेह लद्दाख। तो इसी समतल जगह पर जो आप कई बार वीडियो देखते होगे और देखते हो, जो राइडर्स जाते हैं तो इन्हीं लद्दाख क्षेत्र में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में राइड करते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। अगला लिखना है इसी में, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, शैडो रेन जोन। क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश? अच्छा, ठीक है। तो यहां से मेरा एक प्रश्न है, भारत का कौन सा जिला या कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए लेह या लद्दाख कर लो, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कर लो अमृतसर, ऑप्शन डी कर लो जयपुर। लेह और या जैसलमेर? लेह और लद्दाख। गलत है आंसर आपका। लेह लद्दाख में बारिश नहीं होती। वहां अगर बारिश होती है तो भी बर्फबारी होती है। और मैंने आपको बताया था बर्फबारी और रेनफॉल में, वर्षा में डिफरेंस है। और अभी बताया छाया वृष्टि क्षेत्र है। सबसे कम बारिश उन तीन में कहां हो रही है? जैसलमेर में हो रही है। मैंने ये नहीं कहा वर्षण, प्रेसिपिटेशन शब्द यूज नहीं किया। या यहां जो बरसात हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो किसके रूप में हो रही है? बर्फ के रूप में हो रही है यहां। और ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। शैडो जोन मैंने अभी बताया किसके क्षेत्र में? शैडो जोन के क्षेत्र में है। लेकिन यहां जो बारिश हो रही है वो किस कारण हो रही है? बर्फ के रूप में गिर रही है। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये चर्चा कर ली। क्योंकि हम लेह लद्दाख, वहां बर्फबारी, हाँ प्रेसिपिटेशन शब्द आ जाए, वर्षण शब्द आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्षण में दोनों शामिल होते हैं। न्यूनतम वर्षा कहां होती है? कोई प्रश्न निकालना इसमें? सोच ले न्यूनतम वर्षा। मैं तो फिर जैसलमेर, मैंने जगह का नाम तो मैंने, बात समझ में आ गई। तो वृष्टि छाया, क्या कभी आपने देखी है वृष्टि छाया? कभी देखा है वृष्टि छाया क्षेत्र? देखा है? नहीं देखा? सविता जी आपने नहीं देखा? सुनीता नाम है, सविता नाम आप? सुनीता या सविता? सुनीता, हाँ सुनीता जी देखा है वृष्टि छाया क्षेत्र? नहीं देखा? वेरी गुड। किसी ने देखा है क्या? मैं बताता हूँ, आज सभी ने देखा है। जब बारिश आती है तो उसके रास्ते में कोई दीवार, भींत, वॉल आ जाती है। कई बार हम भीग रहे होते हैं तो उस जिस ओर से बारिश आ रही होती है उसके विपरीत साइड दीवार के खड़ जाना, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जब कोई बड़ा पर्वत, कोई अवरोधक, आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े पेड़, घने पेड़ होते हैं, तो वो उसके जिस ओर से आ रही होती है उसके कुछ दूरी पर वहां कुछ भाग क्या होता है? सूखा। तो वो जब बड़े क्षेत्र पर हो जाए, पर्वत, कोई अवरोधक के द्वारा अगर कोई बारिश को रोक लिया जाए और जो उसका दूसरा साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? वृष्टि छाया क्षेत्र। भारत में ऐसे कई जगह मिलेंगी जो वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। तो बात समझ में आ गई वृष्टि छाया क्षेत्र। उसके बाद शुष्क परिस्थितियां, ड्राई जोन, ड्राई सिचुएशन, शुष्क परिस्थिति। शुष्क या ड्राई का मतलब क्या होता है रोहित? सूखा। वेजिटेशन ना होना और
शुष्क में मतलब रखना है आर्द्रता का कम होना। आपकी बात भी सही है, सूखा, लेकिन कई बार अगर हम बात करें तो सूखा कहीं भी हो सकता है। जब हमारे मॉनसून में या सॉरी हमारे जलवायु में जहां आर्द्रता की क्या पाई जाए, कमी पाई जाए, तो वह क्षेत्र क्या होगा, ड्राई एरिया होगा। अब जब ड्राई एरिया होगा तो वनस्पति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। वर्षा, जब वनस्पति कम हो रही है तो वहां पर वर्षा भी क्या होगी, कम। जब वनस्पति कम है, वर्षा कम है, तो वो क्षेत्र क्या होगा, सूखा होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी कोई जगह है धरती पर जो एकदम ड्राई हो, एकदम सूखी हो, ऐसा कोई है क्षेत्र? जैसलमेर। क्या वहां पर शुष्कता 0 हो सकती है, या ड्राइनेस 0 हो सकती है, आर्द्रता 0 हो सकती है? आर्द्रता चाहे पॉइंटों में हो, लेकिन आर्द्रता होगी, आर्द्रता होगी। सबसे ज्यादा आर्द्रता भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन पर होती है 4%, और सबसे कम कहां होगी, या तो मरुस्थलों के ऊपर या 90 डिग्री के पास। कहां होगी, 90 डिग्री, ध्रुवों के पास। अब मेरा यहां से प्रश्न है कि अगर किसी क्षेत्र में तापमान को बढ़ा दिया जाए तो आर्द्रता ग्रहण करने का सामर्थ्य, कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आर्द्रता उसमें से सूखेगी, तो वो और ग्रहण कर सकती। बात समझ में आ गई कि अगर जहां टेम्परेचर बढ़ाया गया वहां पर आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता तो कम हो जाएगी, लेकिन उसे ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कभी महसूस किया है? अरे हाँ या ना, कहां किया है? चलो, ब्यूटी पार्लर और नाई के पास कौन कौन जाता है? हाँ, ब्यूटी पार्लर भी जाते होंगे। अरे आप नहीं कह रहे, तो दोनों बैठे हैं, बाहुल्य दोनों का है, ठीक है। तो जब हम स्नान करते हैं या घर पर ही देखें तो पानी से जब सर को धोएंगे तो उसमें क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी रहती है। तो ड्रायर लेते हैं तो उसमें गर्म हवा निकलती है, तापमान बढ़ाते हैं तो बाल क्या हो जाते हैं, हमारे सूख जाते हैं। तो उसमें आर्द्रता तो कम होगी, लेकिन आर्द्रता ग्रहण करने का सामर्थ्य उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिसके कर्लियर बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, उनके साथ एक बड़ी विडंबना बता देता हूं। वो चलता फिरते मानसून का सूचक होते हैं, बरसात होगी या नहीं। पूछ लो कैसे, कि जैसे ही आर्द्रता रहेगी, हमारे बाल आर्द्रता ग्राही होते हैं, तो वो जो घुंघराले बाल होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। लगता है मजाक, लगता है आपको, देखना। और अरे बताता हूं, फिर कई बार होते हैं तो उनको बिठाने के लिए थोड़ा सा पानी लेकर करते हैं कि नहीं करते, सूखा बिठा के दिखा देना, तो आर्द्रता। और जब, अरे बस करो बस, अगर आपको नॉलेज है और आपने अनुभव किया है तो लोग टेम्परेचर देखकर, हवा की स्थिति देखकर और मिट्टी को छूकर बता देते थे कि बारिश होगी कि नहीं हो। और आपके गांव में आज भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, और उनको कोई, हो सकता है वो अंगूठा छाप हो, उनको ज्योग्राफी की कोई नॉलेज नहीं हो, वर्षा की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सटीक बेस्ड। तो वो यही रीजन है, इतने सालों का उनका अनुभव वो काम आता है। तो इसीलिए आदमी जन्म के साथ ही भूगोल को सीखना प्रारंभ कर देता है। वो आप पर है कि आप उसको कितना सीखते हो। चलो, हाँ जी, हाँ, ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इस पर, टेम्परेचर पर, वनस्पति पर। क्योंकि जब टेम्परेचर ही कम होगा, अब मान लो जैसे टेम्परेचर कम होगा तो आर्द्रता ग्रहण करने का सामर्थ्य ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आर्द्रता ग्रहण करने का सामर्थ्य ही कम होगा तो वहां पर क्या होगा, होगा नहीं। अब ज्यादा टेम्परेचर भी क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को खत्म करेगा, जैसे मरुस्थलों पर होता है। लेकिन तापमान है और उसको वर्षा भी मिल रही है,
या उसके आसपास वनस्पति भी है तो वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर तापमान सबसे ज्यादा, बरसात डेली हो रही है, और जब बरसात और तापमान दोनों ही होगी तो वो दोनों पौधों का क्या है, भोजन है। और जब पौधों का भोजन है इसलिए वहां पर पेड़ यानी वनस्पति भी क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। समझ में आ गई बात। उसके बाद ठंडे मरुस्थल, कोल्ड मरुस्थल, डेजर्ट। क्या होता है डेजर्ट? सुनीता जी के पास बैठे, क्या नाम है मैडम आपका? ममता जी बताएंगे डेजर्ट क्या होता है? मरुस्थल, रेतीला क्षेत्र। क्या लद्दाख में रेत है? फिर उसको मरुस्थल क्यों कह रहे हैं? तो मेरे को तो एग्जैक्ट मरुस्थल की डेफिनेशन चाहिए। अरे 2 चीजें याद रखोगे मरुस्थल के बनने के लिए। पहला, वर्षा की न्यूनता और वाष्पीकरण की अधिकता। जब इसमें बैलेंस बिगड़ेगा तो वनस्पति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। और जहां वनस्पति कम होगी वहां बरसात क्या होगी, कम। अब जहां पर ये स्थिति पाई जाती है वो मरुस्थल होंगे। और जहां पर गर्मी के कारण है तो वहां पर उष्ण मरुस्थल, और जो ठंड के कारण है वहां पर कौन से मरुस्थल होंगे, शीत मरुस्थल। अब मरुस्थल के आगे प्रकार हो जाते हैं, जैसे इर्ग, हमादा, पथरीला मरुस्थल हिंदी में जिसको बोलते हैं, रेतीला मरुस्थल। तो हमारे राजस्थान में भी पथरीला मरुस्थल देखने को मिलता है। ये बात होगी। उसके बाद खारे पानी की झीलें, इसमें लिखो खारे पानी की झील। कोई पर्सन है यहां से? नहीं? चलो, हाँ हाँ, है ना भैया। एक तो आप कह रहे हो यहां पर बर्फ है भाई, एक तो यहां पर फ्रेश वाटर है, दूसरा यहां पर खारे। तो पहली बात, लद्दाख काफी ऊंचाई पर, तो वहां पर बर्फ जमी हुई फॉर्म में। जो गहरे गर्तों में पानी है उन पानी, तैतीस सागर, याद करो ये किसका पार्ट बताया था मैंने, तैतीस सागर। इसीलिए जो लद्दाख वाले एरिया के अंदर जो क्षेत्र पाया जाता है वहां पर आज भी उसका अवशेष। तो इन झीलों को 33 सागर का क्या माना जाता है, अवशेष माना जाता है। और चलो एक छोटी सी बात, अगर कोई पानी है उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया, अब उसको गर्म करूंगा तो खारापन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। चलो यही मेरे को पता था, कुछ कहेंगे बढ़ेगा और कुछ कहेगा कम। पानी की क्वांटिटी तो क्या होगी, कम, लेकिन जो उसका खारापन है वो बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना। तो उसकी जैसे फ्लोराइड के साथ यही दिक्कत होती है, जिस पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है वो गर्म करने पर उसमें फ्लोराइड और बढ़ जाता है। तो ठंडे मरुस्थल खारे पानी का जवाब आ गया, क्योंकि ये 33 का क्या माना जाते हैं, अवशेष माने जाते हैं। अब हेडिंग डालो, महान हिमालय। मैडम मरुस्थल का मतलब रेतीला नहीं होता, यही समझा रहा हूं। जहां वनस्पति, क्या लद्दाख में वनस्पति है, वर्षा होती है, होती है कि नहीं होती? नहीं होती। तो जब वनस्पति नहीं है और रहने के लिए विषम परिस्थिति है तो उसको मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो जो गर्म मरुस्थल होंगे वहां रेत होगी, और ठंडे होंगे वहां क्या होगी, बर्फ या एकदम ड्राई एरिया होगा। हाँ, मरुस्थल का मतलब मिट्टी का स्थल। कहां पड़ी है ये डेफिनेशन? अगर आधी अधूरी पढ़ोगे वो हम कह देते हैं मरुकांतर, राजस्थान स्टार्ट करते हैं ना। सबसे बड़ी विडंबना यही होती है ना कि मेरे पर इसीलिए तो एलिगेशन लगते हैं कि बहुत डीप कराते हैं, धीरे कराते हैं। अब वहां पर आपने राजस्थान कहीं पढ़ा और वहां कर दिया मरुकांतर, है ना, रेतीला क्षेत्र जो होगा। तो हमारे क्या है
कि वो बचपन से ही दिमाग में मरुस्थल नाम आते ही ना वो छवि बनी हुई है कि रेत वाला जो क्षेत्र होगा ना वो मरुस्थल होगा। ये हमने अंडरस्टूड कर ली, जबकि वो गलत है। मरुस्थल का मतलब ये होगा कि जहां पर वनस्पति का अभाव हो, जहां पर वर्षण बहुत कम हो, वाष्पीकरण वर्षण से क्या हो, ज्यादा हो, और वीरान क्षेत्र हो, वो मरुस्थल कहलाएगा। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। बात समझ? इसलिए कहता हूं कि चीजों को समझकर याद करोगे तो चाहे उसको मेंस में लिखना हो, चाहे उसको प्री में देना हो, गलती की गुंजाइश क्या रहती है, कम। क्योंकि आजकल क्या है कि फैक्ट वाले पर्सन आते हैं। अब मान लो इन्होंने किया, अब पर्सन आ गया मरुस्थल कहते हैं, पहला कथन जहां पर रेतीला क्षेत्र होगा, और मान लो ऑप्शन डी में कहीं लिखा है जहां पर वर्षण वनस्पति और वाष्पीकरण बहुत ही कम हो, वो क्षेत्र मरुस्थल कहलाएंगे। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, तो वहां पर बड़ी समस्या रहती है। तो इसलिए चीजों को पूछा करो सर इसका मतलब। अब अंतः पठार आपने पढ़ा होगा, मैंने बता भी दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कहते कि दो पर्वतों के मध्य जो पठारी क्षेत्र होगा वो अंतः पर्वतीय पठार कहलाए। और बहुत सारे प्रश्न जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में या इंडिया में यहां से प्रश्न आते हैं। उसके बाद अब हेडिंग डालो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय लिखना। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित। अब ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे लिखना। इसका निर्माण 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ मिलियन में कितना हो जाएगा, 70 मिलियन, 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन, ओलिगोसीन कल्प में हुआ। अब मैं यहां सीनोजोइक और वो नहीं लिखा रहा, उसके बाद आगे लिखो। पश्चिम में सिंधु नदी गोर्ज से, अब आपका यहां से प्रश्न होगा कि सर गोर्ज तो आपने ट्रांस में करवाया था, तो ग्रोहज का मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती, लंबी खाई क्या होगी, लंबी। अब जहां जहां ये देखो सिंधु नदी आएगी तो वो क्या करेगी, उस खाई को, तो उसका जहां तक उद्गम होगा वो उसको क्या करेगी, गहरा, तो वो पूरी खाई क्या कहलाती है, गोर्ज कहलाती। तो सिंधु गोर्ज से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी गोर्ज तक अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़, संघीय मोड़ इंग्लिश में इसे कहते हैं सिटेकिसियल, सिटेकिसियल बैंड का निर्माण करती है। लिख देते, अरे रुक जाओ एक बार सुन लो, ये होता क्या है, एस वाई, हाँ पहले बताओ होता क्या, फिर बात करते। अक्ष संघीय मोड़ होता क्या है, अक्ष किसे कहते हैं, एक्सिस,
यार करवाया था, बताया था। कक्षीय और अक्ष, अक्ष पर 23.5 काल्पनिक बिंदु या कोई ऐसी जिस पर उसका सेंटर पॉइंट हो, जिससे वो घूमे या जहां से वो टिकी हुई हो, वो उसका क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। तो यानी अगर हम बात करें तो ये महान हिमालय है। तो यहां से इस गॉर्च ने इसको क्या किया? काटा। तो ये श्रेणी यहां तक, तो यानी मोड़। और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी ने इसको काट दिया, तो यहां से मोड़। तो ये दक्षिण की तरफ और ये दक्षिण की तरफ। तो ये वाला जो मोड़ है, ये वाला, इसको अक्ष संज्ञा, यानी अक्ष के सहारे क्या है? मुड़ गई है। यहां पर 2 पर्वत चोटियां भी है, नंगा पर्वत और नामचा वरवा। देखो इन दोनों पर्वतों को, देखो एटलस में। एटलस नहीं ले, कोई छोड़ना है। मिला नंगा पर्वत, और आगे जब देखोगे अरुणाचल प्रदेश यहां पर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो यहां पर है नामचा वरवा पर्वत, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर मिलेगा। देखो अरुणाचल प्रदेश का मैप निकालो। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर देखो। अरे कईयों को नहीं मिला, कोई नहीं, आप अरुणाचल प्रदेश के ऊपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा।